हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज हम अपने जो एसएसटी की तैयारी है यानी कि एसएसटी की जो एनसीईआरटी देख रहे हैं उसमें आगे की श्रृंखला को पूरा करेंगे, यानी कि आगे एनसीईआरटी की जो समरी है उसे देखेंगे। और आपका पेपर 2 की तैयारी चल रही है और पेपर 2 में आपको पता ही है एनसीईआरटी यानी कि एनसीईआरटी एसएसटी की हम तैयारी करें और जो कि आपकी 30 नंबर की आती है। तो हमने कौन कौन सी तैयारी कर ली? 6th क्लास की हमने तीनों किताब पूरी कर ली, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपकी पॉलिटिकल साइंस। आज फिर 7th की हमने हिस्ट्री पूरी कर ली, ज्योग्राफी पूरी कर ली, आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं हम कितने चैप्टर हैं और आपके क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला आपके देखते हैं चैप्टर। चलिए देखते हैं इसमें इंडेक्स में कितने बताए गए हैं चैप्टर और उसके हिसाब से हम चलते हैं। तो आपको मैंने कहा था कि ये जो उद्देशिका है ये आपके जो है एसएसटी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो एक तरह से क्रम से पूछ लिया जाएगा कि ये कैसे कैसे क्रम से, यानी कि संपूर्ण प्रभु संपत्ता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ये पूछा जाता है। और ज़्यादातर फिर ये पूछा जाता है न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, ये सब चीज़ें कैसे कैसे हैं, यानी कि अखंडता है, ये क्रम से पूछे जाते हैं। तो ये आपको एक बार मैंने कहा था उद्देशिका आप देख लेना, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपकी हर किताब में दिए गए हैं कि उद्देशिका के बारे में। और 26 नवंबर 1949 आपको डेट याद करनी है, ये क्या है, इस दिन संविधान बनकर रेडी हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें दिए गए, देखिए इसमें जो बुक में दिए गए 9 चैप्टर हैं आपके। समानता, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, राज्य शासन, ये हमने पढ़ी चुका है। ये देखिए ये वाला जो चैप्टर है हमने कब पढ़ा था? 6th क्लास की बुक में पढ़ा था। चलिए लड़का और लड़की में के रूप में बड़ा होना और उसका भेदभाव के बारे में बताया गया। औरतों में बदलती दुनिया, संचार माध्यम के समझ और इस आसपास के चैप्टर हैं। चलिए छोटे चैप्टर हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं, इसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। सबसे पहले आती है समानता की बात। समानता के जो इस चैप्टर में आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो अधिकार हैं यानी कि मौलिक अधिकार हैं, आपको पता होगा मौलिक अधिकार जो हैं हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकार आपको पता है कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि 12 से लेकर 35 तक दिए गए। और जो समानता है यानी कि समानता जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, समानता का अधिकार कौन कौन से, यानी कि समानता के अधिकार आपके 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार हैं। अब समानता के अधिकारों में यानी कि उन समानता के अधिकारों में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से अधिकार आपके आते हैं। सबसे पहले आता है विधि के समक्ष समानता, यानी कि 14 नंबर है विधि के समक्ष समानता। 15 नंबर धर्म, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर समानता। 16 लोक नियोजन अथवा सरकारी समान नौकरी में समानता। 17 अस्पष्ट तक की समानता। 17 जो है 17 नंबर यानी कि आर्टिकल 17 ACT आर्टिकल 17 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि लिख लीजिए 17वां आर्टिकल ART। ठीक है, आर्टिकल याद कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि ये आपका SST के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है 18 यानी कि जो शिक्षा, सेना और पुलिस को छोड़कर उपाधियों का अंत। फिर आता है 19 में आता है जो आपका अधिकार 6 सम्मिलित हैं वो सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि अब आते हैं, यानी कि हमें 18 तक पढ़ने थे, 18 के बाद क्या आ जाते हैं आपके अधिकारों की समानता के बारे में आ जाते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार जिसमें आते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इसमें जो समानता की बात आती है और मैंने बता दिया 17वां नंबर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में देखिए कहानी बताई गई है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये आपको मैंने देखिए आपके लिए लिख भी रखा है कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर इतने तक की बात कही गई है। सार्वभौमिक एक तरह से वयस्क मताधिकार, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है सभी को, स्त्री पुरुष वयस्क बड़ा छोटा सभी को भेदभाव मुक्त कर एक समान मताधिकार की बात कही गई है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हम क्या इंपॉर्टेंट है चैप्टर में। कुछ ही चीज़ इंपॉर्टेंट। फिर आता है दलित।
दलित शब्द के बारे में पूछा गया। दलित किसे कहते हैं? दलित जो होते हैं एक तरह से जो नीची यानी कि जो निचले स्थान पर या नीची जाति के लोग होते हैं उन्हें दलित की श्रेणी में रखा गया। और मैंने आपको जब हिस्ट्री पढ़ाया था तब आपको 3 वर्ग जो हमारे हैं वर्ण व्यवस्था में, पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भाई शूद्र में पहले के ज़माने में क्या किसे रखा जाता था? गुलामों को, और जो राजा हार जाता था उनके लोगों को। अब इसी दौरान मैंने फिर एक आपको क्वेश्चन छोड़ा था कि अगर कोई ब्राह्मण राजा है या कोई क्षत्रिय राजा है और वो हार गया तो वो उसे ऑब्वियसली बात है यहाँ पर कर देंगे, यानी कि शूद्र में इसमें कर देंगे, और वो क्या बन गया? फिर शूद्र बन गया। तो इस तरह से क्या जो ब्राह्मण है या फिर इस तरह से शूद्र में कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये आपको मैंने सवाल छोड़ा था। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये आपको पता होना चाहिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब जूटन का मुख्य प्रश्न, यानी कि मुख्य प्रश्न जो है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जूटन किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आप जब हिंदी पढ़ोगे, और ये बहुत ही अच्छी एक तरह से कहानी मान लो, क्योंकि अगर इसको आपने पढ़ लिया तो यानी कि जो समाज में चल रहा है ना, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, समाज में क्या चल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में लोकतांत्रिक समानता क्या मतलब क्या होता है कि मतलब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, चाहे ऊंचे नीचे हो, ये सबको समानता देता है। पर ये कहने की बात है, आज तक समानता की जो बात है वो सिर्फ किताबों में कही गई है, और यहाँ पर NCERT में या फिर लेप चोप कर एक तरह से दिखाया गया है समानता की बात। क्यों? क्योंकि जब आज भी हम अंग्रेज़ों के कानूनों के नीचे दबे हुए हैं, जो उन्होंने हमारे पर एक तरह से गुलाम हमें बनाने के लिए उस टाइम पे कानून बनाए थे, वो आज भी चल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये समानता की बात कही गई है हमारे संविधान में। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हमारे कौन सा इम्पोर्टेंट है। समानता की स्थापना के बारे में बताया गया। जो कानून है, ये सब चीज़ें आपको पता है कि समानता जो है वो सभी को सार्वजनिक तौर पर बताई गई है कि सभी को, जो छोटा हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, सभी को समानता। और समानता में यानी कि इस चैप्टर में चाहे एक चीज़ याद कर लेना, पूरी उसमें SST में 17वां आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 17 को याद करके चलना, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। और आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पष्टता का अंत। ठीक है, चलिए ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? सरकार द्वारा उठाए गए मध्य भोजन, यानी कि आपसे पूछा जाता है जो मिड डे मील है, यानी कि मिड डे मील का जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम का अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को दोपहर को भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। ये योजना भारत के सर्वप्रथम तमिलनाडु में आई थी, यानी कि तमिलनाडु में आई थी, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, प्रारंभ की गई थी, और 2001 में उच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इस स्कूलों के यानी कि स्कूलों में कह दिया था कि आपको स्कूलों में सभी को मिड डे मील शुरू करनी है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ आया था मिड डे मील? तमिलनाडु में, याद कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। यह अम्बेडकर जी के बताया गया, इनकी आत्मकथा के बारे में बताया गया, दावा बताया गया, और इस तरह के ये जो कथन है कभी कभार आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे CBT एग्ज़ाम आ रहा था, तो CBT एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ये कथन दे देते, अरे पूछते हैं कि किसका कथन है, तो ये अब इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। फिर आता है नागरिक अधिकार आंदोलन, यानी कि नागरिक अधिकार आंदोलन, ये याद रख लेना। सबसे पहली बात तो अमेरिका और जो अफ्रीका है उसमें महिलाओं को अधिकार नहीं थे। पहले आपको मैंने दिखाया भी था कटिंग, जब आप 6th क्लास की हम किताब पढ़ रहे थे, कि महिलाओं को और जो कौन थे, गरीब लोगों को अधिकार नहीं थे। फिर आता है इसमें ये बताया, तो ये नस्ल भेद यानी नस्ल का अधिकार है, तो ये आपको बताएगा। सितंबर 1955 में एक दिन भर काम करने के बाद थक जाने के बाद बस में एक व्यक्ति सीट पर गोरे व्यक्ति को देने से मना कर देता है। उस दिन उसके इनकार से अफ्रीका अमेरिका के साथ यानी कि असमानता को लेकर विशेष आंदोलन प्रारंभ हो गया था, ये बताया गया। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। आगे देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 का अंश यानी कि 15 क्या कहता है? 15 में क्या कहता है? धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को नहीं करा जाएगा।
यानी कि दुकान, सार्वजनिक भोजन, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर में प्रवेश या फिर उससे मना करने के अधिकार किसी को नहीं है। तो ये बताया गया और आपको पता ही है सब कुछ, यानी कि धर्म के आधार पर किसी को भेदभाव नहीं करा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या कहता है? लोकतांत्रिक समाज, यानी कि अभी बताया था ना मैंने 18 कहता है कि लोकतांत्रिक समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी वयस्कों को 18 वर्ष से अधिक जो व्यक्ति है उसे नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। जैसे आपको दिखाया गया कि ये आपको कौन है, ये बच्चा या फिर जो व्यक्ति है इस तरह से क्या करा है। ये तो एनडीआरएफ के बारे में बताया गया, दिव्यांग के बारे में बताया गया। दिव्यांग कानून जो है ये वाला आपका जो दिव्यांग कानून है उसके बारे में बताया गया, ठीक है, जो 2016 में आया था। याद कर लेना, दिव्यांग जो कानून है वो 2016 में आया था। फिर आता है नागरिक अधिकार आंदोलन। नागरिक अधिकार आंदोलन का एक आंदोलन जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 1950 के दशक के अंत तक में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीका और अमेरिका के लोग एक तरह से नस्ल भेद के बारे में जो अधिकारों में वंचित रह गए उसकी बात बताई गई, जो अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है आपका स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, यानी कि एक तरह से स्वास्थ्य की बात कही गई। देखिए इस चैप्टर में सीधे सीधे कहानी बताई गई है। एक मान के चलिए कि जो लोग हैं, यानी कि जो गांव के लोग हैं, उनको आज भी प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिलती और उसी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। उस तरह से बताया गया। स्वास्थ्य क्या है, यानी कि स्वस्थ जो व्यक्ति एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करता है वो स्वास्थ्य के कैटेगरी में आता है। फिर आपसे पूछा जाता है, जो क्वेश्चन आपको बताया गया, भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज करवाने हेतु चिकित्सा पर्यटन, यानी कि देखो यहाँ पर है इलाज, मान लीजिए 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का, और अमेरिका में वही इलाज है 10 लाख रुपए का। तो यानी कि लोग कहाँ आएंगे, यहाँ पर आएंगे। अब जैसे आपका एग्जांपल लेके चलते हैं, आप कहते हो कि दुबई में आईफोन सस्ता मिलता है, दुबई में आईफोन सस्ता मिलता है, कि दुबई की ट्रिप भी हो जाती है, आईफोन भी ले आते हैं और पैसे बच जाते हैं, इस तरह की बातें कहते हो आप। तो वही चीज़ यहाँ पर आती है इंडिया में चिकित्सा, यानी कि हॉस्पिटल टूरिज़्म के बारे में जो बात कही गई है वो यहीं पर आती है कि भाई इंडिया घूम भी लेंगे और फिर उसका इलाज भी हो जाएगा जो व्यक्ति इलाज कराने आ रहा है, और पैसे बच जाएंगे। तो वही आ रहा है आपका हॉस्पिटल टूरिज़्म की बात कही गई है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारा कौन सा इम्पोर्टेंट है। ये कहानी दी गई है, कहानी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी इस तरह के जो कहानी वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके CBT एग्ज़ाम में आते हैं। आगे देखते हैं सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं, यानी कि सार्वजनिक सेवा क्या होती है और निजी स्वास्थ्य सेवा क्या होती है। देखिए सार्वजनिक मतलब गवर्नमेंटेड, ठीक है। सार्वजनिक मोटे तौर पर स्वास्थ्य सेवा 2 कैटेगरी में आती है, बांटी गई है, एक तो सार्वजनिक और एक निजी, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल की बात कही गई। तो उसे बताएगा सार्वजनिक, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं और इसके केंद्र में अस्पताल की आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये बताया गया है आपको, ये तो आपको पता ही है, स्वास्थ्य और यानी कि निजी, और ये पता चल गया आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। भारत में आयुर्वेद परिषद की जो आयुर्वेद की बात कही गई है, वो आयुर्वेद का भी आजकल हमारे जो भारतीय आयुर्वेद है उसको भी क्या करा गया है, हॉस्पिटल में लाया गया। आगे देखते हैं हम, ये क्या है। भारतीय आयु विज्ञान परिषद के आयुर्विज्ञान नैतिकता सहित कहता है जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधि के जेनेरिक दवाई, यानी कि जेनेरिक दवाई का मतलब है जो गवर्नमेंटेड दवाई है, यानी कि मान लीजिए कोई गोली 100 रुपये की है तो जेनेरिक दवाई में वही गोली आपको मान के चलिए 20 रुपये तक की पड़ जाती है। इसलिए यानी कि जन औषधि जो आपका मेडिकल स्टोर है उस पर जाकर आपको दवाई लेनी चाहिए। चलिए, और ये गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है और बिल्कुल ओरिजिनल दवाई मिलती है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब ये बताया मध्य एशिया में कि यानी कि मध्य अमेरिका में सबसे स्वस्थ देश पाया गया कोस्टा रिका। ये लिख लेना, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं 8 पार्ट। सार्वजनिक क्या होता है, सार्वजनिक आपको बताया। चिकित्सा पर्यटन पता चल गया। OPD क्या होता है, यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, आउट पेशेंट
डिपार्टमेंट, बाह्य रोग विभाग। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभार पूछी जाती है इस तरह की, जो जैसे मजाक में पेपर बन रहा है ना, तो मजाक में आपका इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती है। फिर आता है पार्ट 3, यानी कि पार्ट 3 में क्या है, राज्य शासन कैसे काम करता है, यानी कि राज्य शासन कैसे काम करता है। उसके बाद बताया गया विधायक। विधायक कौन होता है? विधानसभा के सदस्य को विधायक कहते हैं, यानी कि MLA कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के शिक्ष रूप। यानी कि फिर आगे आता है MLA के चुनाव जनता द्वारा किए जाते हैं। फिर वह लेजिस्लेटिव असेंबली में मेयर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाता है और सरकार बनाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जो होता है जनता का प्रतिनिधित्व होता है। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? निर्वाचन क्षेत्र का मतलब ये है, जैसे कि आप रह रहे हो XYZ कोई भी कॉलोनी में, तो आपका जो निर्वाचन क्षेत्र होगा, यानी कि जहाँ पर आप वोट डालकर और उसके जो मेंबर को जिताने वाले होते हैं, वो होता है निर्वाचन क्षेत्र एक तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। बहुमत आपको पता ही है, बहुमत मतलब जो ज़्यादा वोट से जीतता है। फिर आता है राज्य के प्रमुख, राज्यपाल कहलाता है, यानी कि राज्य का प्रमुख कौन होता है? देखिए, फर्स्ट मेंबर ऑफ राज्य, यानी कि स्टेट का फर्स्ट मेंबर कौन है? राज्यपाल। इंडिया का फर्स्ट मेंबर कौन है, यानी कि इंडिया का पहला व्यक्ति कौन है? बताओ कौन है? राष्ट्रपति। याद कर लेना, पहला व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति है और स्टेट का राज्यपाल है। और एक चीज़ और ध्यान करना, राज्यपाल पर वही जो चीज़ें हैं वही कानून लागू होते हैं जो राष्ट्रपति पर लागू होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना। और जो राज्यपाल होता है वो किसी भी पार्टी का नहीं होता है, ये जो होता है राष्ट्रपति के अंडर में काम करता है, यानी राष्ट्रपति की देख रेख का एक तरह से काम करता है। और ये इस टर्म यूज़ करी जाती है कि ये एजेंट होता है, सेंट्रल का एजेंट के रूप में भी माना जाता है। जब आप ISPC की कोचिंग करोगे तो वहाँ पर ये टर्म यूज़ होती है, वहाँ पर समझे जाएगा, आपको पता चल जाएगा क्यों। फिर आता है सामान्य शब्द में सरकार का ये शब्द जो है तात्पर्य शासन में विभिन्न भागों में मंत्रियों से होता है, जो उनके प्रभाव के बारे में बताता है, जैसे मुख्यमंत्री आदि सबसे आ जाएंगे। फिर आता है शासन के कार्य। शासन के कार्य क्या है कि आपको सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना, जनता को एक तरह से सभी सुविधाओं से लैस कराना, ये सब चीज़ें आ जाएंगी इसमें। आगे देखते हैं, आगे क्या इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र में विधायक यानी कि MLA के रूप में जनता के अपने प्रतिनिधित्व में चुनती है, और ये सब कुछ आपको बता चुका है मैंने। फिर आता है, अब आता है फिर बाल पेपर। बाल पेपर एक मौजूदा गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि कहे गए विषय को शोध में यानी कि एक तरह से शोध के रूप में। और बाल पेपर वही है कि आपको भाई जैसे हम ग्रुप में छोटे छोटे बच्चों को बांट देते हैं ना, वही बताया गया है। यानी कि देख लीजिए, शिक्षक चुने गए एक विषय को पूरे कक्षा में परिचित कराता है, यानी कि पहले परिचित करा दिया, फिर उसे एक तरह से चर्चा करने के बाद कक्षा में समूह में बांट देता है। फिर समूह में की मदद से चर्चा करता है और तय करता है कि वॉलपेपर में क्या क्या रखा जाए। उसके बाद क्या करता है, दो के जोड़े बनाकर इकट्ठा कर सामग्री को पढ़ने के लिए कह देता है और इस तरह के अनुभव को साझा करने के लिए कहता है। ये आपका आ जाता है। ठीक है, ये आपको दिखाएगा। ये स्कूल KV का स्कूल है, और मतलब KV का स्कूल है, बहुत पुराना स्कूल है। और ये KV का स्कूल भी मैं बताऊं कौन सा स्कूल है, KV1 KV2 है। ये KV2 हिंडन का स्कूल है, यानी कि ये KV2 हिंडन, ये वाइस प्रिंसिपल मैडम थी, ज़्यादातर कन्फर्म ओनली हूँ मैं, तो ये वाइस प्रिंसिपल मैडम थी। और उसी टाइम जिस टाइम ये फ़ोटो लिया गया है, मैंने बहुत बारीकी से अब देखा है कि ये वही स्कूल है जिससे मैं पढ़ा हुआ हूँ, यानी कि। और ये क्लास तो मुझे याद नहीं आ रही, सेक्शन याद है कि एक सेक्शन B के बच्चे थे, सेक्शन B के बच्चे हैं। और कंफर्म में, हाँ, ये वही रूम है जिसमें क्या नाम बच्चों को इस तरह काम कराते थे। यानी कि ये जैसे आप स्कूल में मतलब स्कूल में जो क्लासरूम वाला गेट है, इस तरफ नहीं, प्रिंसिपल की तरफ नहीं, जो दूसरी तरफ है वहाँ से एंटर होती, साइड में साइंस लैब थी और इस तरफ
ये वाला रूम था, वो ये वही स्कूल का रूम लिया गया है आपकी किताब में, यानी कि KV2 AFS हिंडन का ये स्कूल है। चलिए आगे चलते हैं। अब मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा, 2 बच्चों की शक्ल तो याद आ रही है बस, एक इसकी और एक इस बच्चे की। अब याद नहीं आ रहा मुझे भी कि क्या नाम था, नाम, क्योंकि ये B सेक्शन के थे और हम C सेक्शन में थे। चलिए आगे चलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मतलब जहाँ से आप पढ़ो और वही आपको दिख जाए या फिर इस तरह की चीज़ हो जाए तो एक तरह का हो ही जाता है अलग सा लगाव। फिर आता है निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि इसका तात्पर्य एक ऐसे निश्चित, यानी कि एक निश्चित क्षेत्र से है जहाँ पर रहने वाले मताधिकार यानी कि मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। और उदाहरण के लिए कोई भी पंचायत का वार्ड या उसके जो विधानसभा की बात कही गई है। बहुमत क्या है, इसका जो आशय ऐसे स्थिति से जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोगों को निर्वाचन के लिए चुना जाता है। विरोधी पक्ष क्या है, जो यानी कि एक भाई पॉजिटिव होगा एक विरोधी पक्ष होगा, ये आपको बताया गया है। प्रस्तावित क्या है, जो मीडिया के संबंध में पत्रकारों को ऐसे समूह जिसमें किसी विषय का अपना पक्ष बताने और उनके प्रश्न को पूछने के लिए आमंत्रित किया जाता है, उसके बारे में बताया गया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या इम्पोर्टेंट है। एक मिनट, ये क्या है, चौथा चैप्टर, यानी कि चौथा चैप्टर दिया गया है। इसमें क्या, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना के बाद क्या है, ये बताया गया 1920 के दशक में माओ द्वीप में बच्चे बड़े होते थे, यानी कि एक तरह से कहानी बताई गई है, वो बताया गया। प्रशांत महासागर में दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीप समूह की एक यानी कि ही एक भाग है। जो देखिए ये छोड़ दीजिए क्योंकि ये आपके लेसन में नहीं आने का, यानी कि आपके पेपर में नहीं आने वाला। आगे चलते हैं हम, आगे देखते हैं। ये कहानी बताई गई है कि स्त्री पुरुष के क्या नाम, स्त्रियों को क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है, भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और भेदभाव कानून कौन सा कहता है, वही आपको 14 से लेकर 18 तक के सारे जो भेदभाव के कानून हैं, समानता के कानून हैं, वो आपको बताते हैं। ठीक है, फिर स्वतंत्र, इसमें देखो जो 21 है आपका, देखो आपको याद कर लेना जो अब बता रहा हूँ। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21A। 21 है कि इसका एजुकेशन का, और 21 जो है 21 सभी कानूनों की, यानी कि सभी आपके मौलिक अधिकारों की एक तरह से जड़ है। क्योंकि भाई आपको स्वतंत्रता नहीं होगी तो आपको समानता नहीं मिलेगी, स्वतंत्रता नहीं होगी क्या बोलते हैं, अस्पष्टता होगी, यानी कि आपको 21 का है, 21 सभी का एक तरह से जुड़ाव है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना है 21। फिर आता समानता, समानता आपको बता दिए, और समानता में आपको सारे कौन सा 14 से लेकर 18 तक आ जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद कौन से आते हैं भाई, ये बताओ। इसके बाद जो 14 से लेकर 18 तक में के बाद कौन कौन से कानून आते हैं, कोई बता सकता है? स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो आपका अब हट गया है, और फिर आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। महिलाओं और काम की समानता, यानी कि महिलाओं को काम की समानता के बारे में बताया गया कि महिला आज भी जो गांव है वहाँ पर क्या करती हैं, जहाँ पर पानी कमी है तो वहाँ पर पहले वो खाना बनाती हैं, फिर उसके अपने बच्चों के लिए पानी वानी लेने जाती हैं, दूर दूर से वो ऐसे भर के लाती हैं। वही सब चीज़ें बताई गई हैं इसमें। आगे देखते हैं, आगे क्या, यानी कि पहचान। अब आता है यानी कि शब्द कोश के बारे में बताना चाहिए। असीमितता यानी कि पहचान, वह एक ऐसी यानी कि एक प्रकार के स्वयं यानी कि स्वयं के होने यानी अस्पष्टता के जागरूकता को बताने वाली बात कही गई। व्यक्ति कोई भी ऐसा नहीं होता, और उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति या लड़का लड़की बहन यानी संगीत समान था जा सकता है। फिर आता है दोहरा बोझ, यानी कि शब्द के रूप में दोहरे बोझ के 2 गुना वजन की बात कही गई, ये वाली बात कही है, और ये महिलाओं की बात कही है। देखभाल की बात कही है, देखभाल के अंतर्गत अनेक काम आते हैं, जैसे संभालना, ख्याल रखना, पोषण करना और शारीरिक कार्य को अंतर्गत इसके गहन भेदभाव के पहलू है। और अवमूल्यता, जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता स्वीकृति नहीं कर पाता, तो ये सब चीज़ें आपको बताया गई। इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये वाला पहले वाला बस। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। औरतों ने बदली दुनिया, ये तो आपको पता ही है आपका। देखिए ये ईवीएस का जो चैप्टर है ना,
आपका उसी का कॉपी करके बड़ा कर दिया गया। देखिए पहले के टाइम पर जो व्यक्ति होता था, यानी कि व्यक्तियों में मेल जो कैंडिडेट होता था, मेल कैंडिडेट जो बाहर के कार्य करता था, मतलब व्यवसाय करता था, जो इस तरह की चीज़ें करते थे, जैसे सामान वामान उठाकर लाना। अब रही बात औरतों की, औरतें क्या करती थी, घर का सारा काम करती थी, बच्चों को संभालती थी, जो खेत होते थे उनमें सामान लेकर आती थी, फिर जो आटा वाटा था उस तरह के काम, यानी कि जो पहले के टाइम के काम थे वो महिलाओं के खेतों में जाना, उनके साथ काम करना वो भी थे। यानी कि भारत में 83.6% महिला खेत में काम करती हैं। उनका काम में पौधे रोपण, खरपतवार, ये सब चीज़ें आ जाती हैं जो आपको बताया गया। और ये वाला जो कहानी मैं बता रहा था ये आपको सोशोलॉजी, पता नहीं कौन सी बुक है, सोशोलॉजी में से वो बात कही। अब रूढ़िवादिता क्या है, रूढ़िवादिता क्वेश्चन पूछा जाता है, रूढ़िवादिता क्या है। आज रूढ़िवादिता आपको सीबीटी में मिलता है, हिंदी में मिलता है, इंग्लिश में मिलता है, यानी कि सीटेट के 5 पेपर के 5 सब्जेक्ट में मिलता है। रूढ़िवादिता का मतलब है कि आज भी ये कहा जाता है कि लड़कियां मैथ्स को अच्छी तरह नहीं पढ़ सकती, यानी कि मैथ्स में अच्छी नहीं होती, इसलिए मैथ्स नहीं दिलाओ, बायो दिला दो। ये भावना जो यानी कि एक मिथ और एक तरह से लड़कियों यानी कि भेदभाव का मिथ जो है वो रूढ़िवादिता धारणा में आता है। फिर आता है परिवर्तन के लिए सीखना, यानी कि परिवर्तन के लिए सीखने वाली बात कही गई है। और परिवर्तन के लिए सीखने वाली क्या है, रामाबाई वाली बात आपको पता है, रामाबाई वाली कहानी तो आपको पता है। रामाबाई जो अपनी बेटी के साथ दिखाई गई है, और ये महिला शिक्षा में एक तरह से पूरा का पूरा जो इन्होंने कार्य किया है शिक्षाओं के लिए, ठीक है, सॉरी महिलाओं की शिक्षाओं के लिए। आगे देखते हैं उसमें और कौन सा है। अब क्या है, रुकैया शेखावत के बारे में बताया। ये जो है एक धनी परिवार में पैदा हुए थे जिसके पास बहुत ज़मीन थी। यद्यपि वह उर्दू पढ़ना लिखना आता था, परंतु वह बंगाल और यानी कि बंगला और अंग्रेजी से रोका गया था। उसके यानी कि उस समय अंग्रेजी को ऐसे भाषा के रूप में देखा जाता था। यानी कि एक तरह से रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन की सहायता से बंगला और अंग्रेजी को पढ़ना सीख लिया, और वो एक तरह से योगदान के रूप में दिया गया। तो ये आपको बताया गया। 1910 में उन्होंने कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला, और आज के वो कार्यरत है। ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभार पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। 1911 की जनगणना के अनुसार लड़कियों और यानी कि लड़कियों व पुरुषों की संख्या 82% थी, और लड़कियों की 65, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कभी कभार पूछा जाता है रेशियो। फिर आता है 2004 में शुरू गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अभियान यानी कि 2006 में एक कानून बनाया गया जिसमें घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को यानी कि एक तरह से भगाने के लिए औरत के लिए कानून बनाया गया। इसके तहत महिलाओं को आंदोलन के अभियान के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य एक तरह से की स्थापना में शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं को साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के बारे में बात की है। और ये दोनों कानून इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारे कौन से इम्पोर्टेंट है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मतलब यहाँ पर। फिर आता है रूढ़िवादी धारणा बता दिया, भेदभाव बता दिया, उल्लंघन बता दिया, और यौन उत्पीड़न बता दिया। यौन उत्पीड़न में मतलब कि औरतों के साथ जो शारीरिक और मानसिक रूप से उनके साथ उत्पीड़न किया जाता है, वो यौन उत्पीड़न में आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कौन सा चैप्टर आपका आ जाता है। अब आता है छठा चैप्टर, संचार माध्यमों को समझना, यानी संचार माध्यमों को समझना। ओके, आज दिक्कत कर रहा है। संचार माध्यमों को समझने के बाद क्या, संचार माध्यम के बारे में बताया गया। पहले आपको पता है कि पहले क्या होता था, चिट्ठी लिखी जाती थी, और चिट्ठी लिखकर अपने जो भी चीज़ हैं वो बताया गया। फिर आता है 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपिंग की बात आई। फिर आता है टेलीविज़न की बात है। इसमें सब चीज़ें ऐसी बताई गई। आज के लोग क्या है, इंटरनेट की दुनिया में घूम रहे हैं। जैसे आपने किसी को मैसेज किया और विद इन सेकेंड में वो आप दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाए, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो वो बताया गया है इस चैप्टर में। और कुछ नहीं है, खासकर यही चीज बताई गई है, ठीक है। कि मॉडलिंग है, स्वास्थ्य यानी कि संचार व्यवस्था के बारे में बताया गया,
फिर ये बताया गया सामाजिक विज्ञापन, ये बताया गया सामाजिक विज्ञापन ये होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं आपकी। यानी कि प्रकाशन क्या होता है, सेंसरशिप क्या होता है। सेंसरशिप याद कर लेना, सेंसरशिप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक यानी कि इसका तात्पर्य सरकार की उस शक्ति या अधिकार से है जिसके अंतर्गत सरकार के कुछ विपरीत प्रकाशन या करने या प्रदर्शित करने को रोका जाता है। यानी कि एक तरह से आप गलत चीज़ कुछ को पब्लिकली पेस्ट कर रहे हैं या फिर पब्लिकली दिखाना चाहते हैं तो उसको रोका जाता है, वो होता है सेंसरशिप। जैसे आपने देखा होगा कि नहीं, एक कि पिक्चरों में आपको बहुत सारी चीज़ें कट के तब मिलती है। यानी कि पहले जो होती है पिक्चर, सेंसर बोर्ड देखता है और सेंसर बोर्ड को जो जो चीज़ अटपटी लगती है या फिर गलत लगती है वो काट कर उसे कहता है कि ये चीज़ हटाओ, तब वो पिक्चर पब्लिश होती है। तो ये बताया गया। आगे देखते हैं, आगे आपका चैप्टर में क्या दिखाया गया है। फिर आता है हमारे आसपास के बाज़ार, यानी कि हमारे आसपास के बाज़ार है, इसमें बाज़ार के बारे में बताया गया। ये सब चीज़ें आपने पढ़ चुकी है तो फिर भी दोबारा हम इसके हिसाब से देखते हैं। यानी कि साप्ताहिक बाज़ार क्या होता है। साप्ताहिक बाज़ार का मतलब ये होता है, जैसे कि पहले इसे कहते थे पीठ बाज़ार। पीठ बाज़ार का मतलब ये होता है, साप्ताहिक बाज़ार को ही पीठ बाज़ार कहते हैं, किस श्रेणी में रखा गया। जो एक जैसे कि मंडे बाज़ार जिसे कहते हैं, आप हाँ मंडे बाज़ार लगेगा, मंगल बाज़ार लगेगा। जैसे बहुत से लोगों के यहाँ मंडे बाज़ार लगता है, फिर मंगल बाज़ार लगता है, बुध बाज़ार लगता है, फिर फ्राइडे बाज़ार लगता है, संडे बाज़ार लगता है। तो ये जो है ये शनि बाज़ार लगता है। तो वो होते हैं साप्ताहिक बाज़ार, यानी कि सप्ताह में एक बार जो बाज़ार लगते हैं उन्हें कहते हैं साप्ताहिक बाज़ार। फिर आता है सीमा, यानी कि जो साप्ताहिक बाज़ार की जो श्रेणी में बांटा गया और ये जो लोग हैं कपड़े बेच रहे हैं उसके बताया गया है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे देखते हैं बाज़ार की श्रृंखलाओं के बारे में बताया गया। बाज़ार की श्रृंखला है, आपको सबसे फेमस बाज़ार पता ही होगा, वो है कौन सा है, दिल्ली का। एक तो संडे बाज़ार के रूप में दिल्ली का चोर बाज़ार है, मुंबई का चोर बाज़ार है, ये सारे हैं। और फिर आपको मीना बाज़ार के, यानी कि जो किसके टाइम पे लगता था, मुग़लों के टाइम पे लगता था। फिर उसके बाद कौन सा बाज़ार आ जाता है, चांदनी चौक का बाज़ार। यानी कि चांदनी चौक का बाज़ार जो है वो आपका आ जाएगा। यानी कि थोक के बाज़ारों में आपको पता ही है चांदनी चौक है। चांदनी चौक में आपको क्या मिलता है, कपड़े मिलते हैं। ये आपके सारे बाज़ार आते हैं, यानी कि हर जगह अलग अलग तरह के बाज़ारों की श्रेणी में आती है। आजकल जो इंटरनेट की यानी कि इंटरनेट शॉपिंग कर गया है वो बाज़ार की श्रेणी में आता है। फिर आता है ये मॉल्स आ जाते हैं, फिर आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि ये सब चीज़ें आपके आ जाएंगी। बाज़ार और श्रृंखला, यानी कि बाज़ार और श्रृंखला के बारे में पता होना चाहिए आपको। बाज़ार और श्रृंखला आ जाएंगी। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, साप्ताहिक बाज़ार, मॉल, थोक। यानी थोक का मतलब ये है कि जैसे हम रिटेल श्रेणी में मानते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भी जो ब्रांड होता है तो वो क्या करता है, थोक में आपको पहले चीज़ें रखता है। यानी कि थोक बाज़ार होते मान के चलते हैं हम। जैसे एक तरह से अगर आपने 10 चीज़ ली, यानी कि 10 पैकेट लिए 10 रुपये वाले, उसमें आपको 100 रुपये के पड़ रहे थे, वो आपको 95 रुपये के पड़ गए। तो यानी कि एक तरह से वो थोक के बाज़ार में ही मिलता है। और या फिर इस तरह के जहाँ पर आप थोक की चीज़ें लेते हैं। तो यानी कि थोक के बाज़ार का मतलब यह है एक साथ कई साथ चीज़ें लोगे तब ही आपको थोक के बाज़ार की चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बताया गया, आगे देखते हैं इसमें चैप्टर 8, यानी कि चैप्टर 8 है बाज़ार एक कमीज। यानी कि बाज़ार एक कमीज के रूप में इसलिए बताया गया कि भाई आपकी कमीज में क्या है, पैसा है। और उसी श्रृंखला में आपको बताया गया है कि बाज़ार एक कमीज, यानी कि कपास की खेती जो है वो अत्यधिक जो है निवेश करने की ज़रूरत पड़ती है और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और तो ये कपास के बारे में बताया गया, यानी कि कपास की खेती बहुत ही एक तरह से बहुत निवेश होता है। और आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है मोस्टली इम्पोर्टेंट है कि कपास की खेती जो होती है, कपास की खेती कौन सी मृदा में करी जाती है। यानी कि कौन सी मृदा, काली होती है, लाल होती है, पीली होती है, नीली होती है, सफ़ेद होती है, या फिर कौन सी मृदा में करी जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। यानी कि कपास की जो खेती है वो सबसे ज़्यादा कौन सी उसमें करी जाती है। फिर आता है व्यापार, फिर इस तरह की जो टर्म आती है ये आ जाती है। यानी कि ये सब चीज़ें आपको पता है। कपड़ों का बाज़ार के बारे में बताया गया। ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है जो आपको मेनली जो टर्म आती हैं वो पूछी जाती है। कपास की खेती किस में करी जाती है आपको पूछ लिया जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए।
फिर आता है बुनकर, यानी कि बुनकर के जो सरकारी संस्थान हैं उनके बारे में बताया गया। पहले यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, यानी कि देखिए ये जो देख रहे हैं ये है लूम, यानी कि लूम कहते हैं इसे, लूम। और पहले जो होता था हाथ से बनता था, अब क्या है ऑटोमेटिक जो आती है मशीनें आती है, लूम की ज़रूरत नहीं होती, मशीनें आ गई हैं जो इस तरह की काम करते हैं। कपड़े बनाने के लिए बुनकर और परिवार दूसरे वयस्क सदस्य 12 घंटे तक काम करते थे, यानी कि इस तरह की बात बताई गई है पहले के टाइम पर। आज के टाइम पर ऑटोमेटिक कंपनी है और सारी कंपनी देखिए, ये जो कंपनी है ये नोएडा कंपनी है, यानी कि ज़्यादातर नोएडा, सूरत इस जगह आज, यानी कि नोएडा में तो इस तरह की जो फैक्ट्रियाँ लगी है जीन्स की इस तरह की, और जो सूरत में है वहाँ पर कपड़े की जो व्यापार होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या इम्पोर्टेंट है बाज़ार के बारे में। ये देखिए जो आपको मिलता है, फिर ये सब चीज़ें कहाँ मिलता है, मॉल और बाज़ारों में देखने के लिए मिलता है। आगे चलते हैं, फिर आता है मॉल, ये आपको निर्यात ये बताया गया। मुनाफा, वह व्यक्ति जो विदेशों से माल यानी कि विदेशों में माल बेचता है उसके बारे में बताया गया। मुनाफा बताया गया। ये बचा आपका लास्ट चैप्टर समानता के संघर्ष में। ये सारे के सारे देखिए इसमें क्या करा गया है, इस चैप्टर में 9वें चैप्टर में पहले चैप्टर से लेकर और 8वें चैप्टर तक आपकी सारी कहानी डाल दी है, वो है आपका 9वां चैप्टर। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, हमें भी देखते हैं। 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों बताते हैं कि हमारी जनसंख्या में 80 यानी 48.5% महिला हैं, जो 14% मुस्लिम है, 66% दलित हैं और 8.6% आदिवासी हैं। अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछूं मैं कि जो 2011 से लेकर जनगणना कितने वर्ष में होती है, 10 वर्ष में? ये आपको ध्यान कर लेना, क्वेश्चन पूछा जाए तो पहली बात तो इतना इजी क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाएगा। तो 10 वर्ष में होती है, यानी कि 2021 में होनी थी हमारी जनगणना। ठीक है, पर हुई नहीं है, 2023 तक अभी तक हुई नहीं है। चाइना को पिछाड़ दिया है इंडिया ने। तो अब जो जनगणना है वो कब होगी? आपसे एक क्वेश्चन पूछा है मैंने, अब जो जनगणना होगी वो कब होगी? अब आता है तवे मत्स्य संघ, यानी कि क्या है, मछलियों को सरकारी समितियों जो है एक संघ है और सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों को अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। क्या लड़ रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह के, और इस तरह क्वेश्चन आजकल देखे जा रहे हैं सीटेट में। आगे देखते हैं, नदी पर बांध एक ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहाँ पर ऊंचाई पर यानी कि पानी इकट्ठा हो सके। अब ये नवगठन के बारे में बताया गया, यही मछलियों के बारे में जो संघ है उसके बारे में बताया गया है, तो ये आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि इस तरह के जो टर्म्स है वो आपसे पूछा जाता है कि किसके लिए यूज़ होती है, तो ये जो मछली पकड़ने वाले होते हैं उनके लिए यूज़ करी गई है। फिर आगे देखते हैं, आगे मध्य प्रदेश सरकार के जो बताया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार में जो काम हुए थे नए साल के बारे में, और ये सब चीज़ें इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1966 में मध्य प्रदेश ने तय किया था कि तवे बांध के जलाशय में मछली पकड़ने का अधिकार यह विस्थापित को कर दिया जाए, और 2 महीने बाद सरकार ने क्या कहा, स्थापित एक तरह से मत्स्य संघ को बांध के मछली पकड़ने का 5 वर्ष तक लीज देने की स्वीकार कर लिया था। और इसके तहत 2 जनवरी 1997 के जो तवन क्षेत्र है उसमें 33 गांव जो आपके आए थे नए साल के अंदर आ गए थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा इस तरह क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। संविधान में एक जाति के बारे में बताया गया, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो आपको बताया गया। ठीक है, तो ये आपका जो है चैप्टर पूरा यानी कि आपकी जो आज क्लास 7th की पॉलिटिकल साइंस की बुक कंप्लीट होती है, क्लास 7th की, यानी कि हमने 6th के तीनों देख लिए बुक, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी। 7th की भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हमने ज्योग्राफी भी देख ली, और कल से हम पढ़ेंगे 8th की हिस्ट्री क्लास की किताब और उसे देखेंगे जिससे आपका कवर हो जाए। और आपका 20 तारीख को जो पेपर है, 20 तारीख से पहले आपको सारे कराने हैं टैग वर्ड्स भी आपकी क्लासेस, इसके जैसी ये किताब ख़त्म होगी, समरी ख़त्म होगी, उसके बाद शुरू करी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, और समरी ज़रूर देख लेना। समरी जो है आपकी SST की जो 30 नंबर है वो आपको दिलाने में मदद करेगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।